कार्यक्रम आता है, मोदी जी लेके आते हैं परीक्षा पे चर्चा। सही। तो सर आप इसमें क्या कहना चाहिए, क्या एक दिन की चर्चा से कुछ हो सकता है? बार बार कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि गार्जियन का बहुत बहुत अहम रोल है। लड़का अपने माँ बाप से मैं ऑनलाइन पढ़ूंगा, ऑनलाइन पढ़ने के बहाने वो पता चला इंस्टाग्राम चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, स्नैपचैट चला रहा है, और गार्जियन को लग रहा है कि हमारा लड़का ऑनलाइन ना पढ़ा। भाई कहा जाए सच्चाई, कहते हैं लड़कियों का दिमाग मैथ और फिजिक्स में कम चलता है, आपका क्या मानना है? अक्सर क्लास में बोलता हूँ कि बेटा अपने आप को कभी किसी से कमजोर मत समझो। कोई होशियार और टॉपर पैदा नहीं होते, सब यही बनते हैं। सबसे बड़ा सपना है कि एक बार लाइफ में एक बार 100 में 100 आ जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जिस लड़के ने 100 में 100 ले आया तो मैं उसे कंधे में जरूर बैठाऊंगा। आप शिक्षक हैं, बहुत अच्छे हैं, नो डाउट उसमें। बताइए सबसे ज्यादा बताइए क्वालिफिकेशन की, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? तो आपने डिग्री कह दी, लड़के तो परसेंटेज के पीछे अपनी जी जान लगाए हुए हैं। उसके माँ बाप कहते हैं परसेंटेज बेटा परसेंटेज अच्छी बनाओ, मैं स्कूटी दिला दूंगा। लेकिन मैं पूरे बैच में कहता हूँ कि ये बैनर में लगी फोटो वगैरह ये कुछ दिन की खुशी होती है, आपकी मेहनत आपकी योग्यता ही आपको आगे लेके जाएगी। जी। मेरे पापा जी होम ट्यूशन पढ़ाते थे जी। मेरे पापा जी के जो पापा जी थे वो 4 भाई थे, चारों सरकारी टीचर, उनके पिताजी भी सरकारी टीचर। मतलब आनुवंशिक लक्षण। हाँ, और हम तीनों भाई भी जब तक की टीचिंग मेरे खून में है। तो क्या आपने आप में सेटिस्फाई है कि आपके 2 भाई गवर्नमेंट टीचर हैं, आप प्राइवेट हैं? कभी ये फीलिंग हुई? मैं अपने बैच में ही बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि बेटा कोचिंग मेरे लिए बिजनेस नहीं है जी, मेरे लिए तुम लोग मेन। ऐसे डरते हैं जिनने साल भर पढ़ाई नहीं की है, क्या कोई आपके पास ऐसा शॉर्ट तरीका है कि वो पास हो जाए? शिक्षक और रास्ता दोनों एक जैसे होते हैं, जो बिना किसी भेदभाव के अपनी अपनी मंजिल तक उनको ले जाते हैं। आज हमारे साथ इस खास पॉडकास्ट में मौजूद रहने वाले हैं बांदा शहर के मशहूर, बांदा शहर में अपने फिजिक्स सब्जेक्ट के दम पर अपनी चर्चा में रहने वाले हमारे साथ हैं अंकित दीक्षित जी। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। जी सर। सर कैसे हैं सर? अरे सर बढ़िया है सर। अब बात आती है, आप एक शिक्षक हैं, मैंने जितना आपके बारे में जाना, जितना मैंने आपको सर्च किया, जितना बच्चों से जाना, ये चीज़ें आए कि फिजिक्स सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं। जी। फिजिक्स सब्जेक्ट ही क्यों, क्या है फिजिक्स सब्जेक्ट? सर जी अगर सही बताऊं, वैसे तो मैं कोचिंग में भी नहीं सर सही बताना ही पड़ेगा, बच्चों के सामने भी मैं बोलता हूँ जी। ये विषय चुनने का आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से लालच जी, क्योंकि मैंने जब कोचिंग शुरू करी जी तो मैं मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाता था जी, और देखा जाए तो मैथ मेरा फेवरेट विषय था। मेरे इंटरमीडिएट में नंबर भी मैथ में ही ज़्यादा आए थे जी। मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाता था क्योंकि लगभग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जी। कोई भी बंदा अगर मैथ में एक्सपर्ट है तो फिजिक्स आराम से सीख जाता है जी। तो जब 2 विषय लेके चल रहा था तो टाइमिंग प्रॉब्लम आने लगी जी, कि किस टाइम किसको पढ़ाया जाए जी। और कई मेरे सीनियरों ने मुझे सलाह दी कि आपको आगे बढ़ना तो एक विषय ही चुनना पड़ेगा जी। तो जब मेरे पास चॉइस आई कि मुझे चुनना कौन सा है जी, तो मैंने सोचा कि यार लड़का हाई स्कूल के बाद जी मैथ साइड में जाएगा या बायो साइड में जाएगा जी, बढ़ जाएगा, लेकिन फिजिक्स दोनों में रहेगा, दोनों में कम, चाहे वो मैथ साइड का हो चाहे बायो साइड का। बिल्कुल। तो फिर मैंने जो है फिजिक्स चुना। तो एक तरह से आप लालच भी कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद जी जब मैंने पर्टिकुलर फिजिक्स को समझना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार इस यूनिवर्स में इससे अच्छा सब्जेक्ट ही नहीं हो सकता। वाकई में बहुत बहुत अच्छा विषय है, और अगर मैं पढ़ा दूं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा लेता हूं, लेकिन हाँ जितना मुझे आता है कॉन्फिडेंस है। हाँ जी, अगर मैं पढ़ा दूं जी और लड़का 2 या 3 दिन मुझसे पढ़ ले मेरी 1 घंटे की क्लास जी, तो वो फिर पढ़े चाहे ना पढ़े जी, लेकिन वो कहेगा कि हाँ यार ये बंदा है जी, वाकई में दमदार पढ़ाता है। सर कब से आपने बांदा में शुरुआत की कि कोचिंग डालते हैं, कब से आपने ये शुरुआत की? सर जी मेरा जो है इंटर 2007 में हुआ था जी। मैं बीपीएमपी उमर इंटर कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ, वहीं से मेरा इंटर हुआ जी। तो जब इंटर में पढ़ता था तो मोहल्ले के जी जो मेरे जूनियर थे स्टूडेंट वो क्वेश्चन वगैरह पूछने आ जाते जी, तो वहाँ से मैं कॉपी वगैरह में पढ़ाता था। तो वो कहते थे कि भैया आप अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा समझाते हैं, आप कोचिंग खोलिए। तब मेरा ऐसा कोई मन नहीं था। फिर धीरे धीरे मोहल्ले के 4-6 लोग अपने दोस्तों को लेके आने लगे, तो मैं कमरे में बैठ के कॉपी में पढ़ाने लगा जी। फिर इस तरह धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई और मैं यहाँ तक आ गया जी। सर अभी आपने कहा कि मेरा सब्जेक्ट फेवरेट था मैथ था जी जी, मतलब वो कहा, तो क्या आपने अपना फेवरेट सब्जेक्ट क्यों छोड़ा? मैंने बताया ना सर, लालच ये यही मान लीजिए आप कि बताया मैंने कि 2 साइड में लड़का बढ़ जाता था जी। तो मुझे ये लगा कि यार लड़का मैथ में और बायो में अलग अलग हो जाएगा, और मुझे एक अंदर से शुरुआत से एक इच्छा थी कि मैं उस पोजीशन पे पहुंचूं जो मुकाम कोई ना छुपाया हो बांदा में जी। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की संख्या चाहिए थी, उनसे जोड़ना था जी। तो मैंने सब्जेक्ट मैथ और फिजिक्स में फिजिक्स इसीलिए लिया कि मुझे मैथ वाला और बायो वाला दोनों मिलेंगे जी, और मैं दोनों को
फिजिक्स से समझा के दिखा दूंगा। जो बायो वाला लड़का कहता है कि नहीं फिजिक्स कठिन है, मुझसे आके मिल ले एक बार जी, मैं उसे 3 दिन में एहसास करा दूंगा कि फिजिक्स कठिन नहीं है। जी, मतलब आपको ये लगता है कि फिजिक्स सब्जेक्ट जो है बहुत इजी है? बहुत इजी है सर, बहुत इजी। उसके डेरिवेशन वगैरह? अरे सर डेरिवेशन मतलब कुछ नहीं। लड़का तो बहुत डरता है, डेरिवेशन एक पेज का हो जाता है लड़का। आप सर मेरे पढ़ाए स्टूडेंट से, जो भी मेरे पढ़ाए हुए हैं उनसे आप पूछिए कि अंकित सर डेरिवेशन कैसे पढ़ाते हैं। मैं डेरिवेशन पूरा का पूरा मुँह जवानी लड़के को याद करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ कि उसको ये याद रहे कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। सर फिजिक्स में सबसे मेन बताऊं मैं, कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है और बिल्कुल क्लियर है तो चाहे डेरिवेशन हो, थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, बिल्कुल आसानी से हो सकते हैं, बिल्कुल आसानी। जी, अब सर बात आएगी, आप शिक्षक हैं, बहुत अच्छे हैं, नो डाउट उसमें। अब बात आएगी, सबसे बात आएगी क्वालिफिकेशन की। आपकी क्या क्वालिफिकेशन रही? देखिए सर, आप क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि सर डिग्री एक कागज का टुकड़ा होता है, बिल्कुल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ठीक, मैंने एमएससी करी, लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि सर आपने एमएससी करी मतलब आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो, तो एमएससी की कोई भी चीज मेरे पढ़ाने में इंटरमीडिएट की फिजिक्स में यूज नहीं होती जी। कोई भी बंदा कह दे कि मैंने बीटेक किया, मैंने एमटेक किया, मैं ज्यादा अच्छा पढ़ा लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिग्री कुछ नहीं, वो केवल कागज का टुकड़ा है बस। तो आपने डिग्री कह दी, लड़के तो परसेंटेज के पीछे अपनी जी जान लगाए हुए हैं। उसके माँ बाप कहते हैं परसेंटेज बेटा परसेंटेज अच्छी बनाओ, मैं स्कूटी दिला दूंगा, ये कर दूं। तो आप क्या कहना चाहेंगे एक शिक्षक के तौर पर? सर जी, मेरा ऐसा मानना है कि परसेंट नंबर ये सब कुछ नहीं है। कुछ दिन की खुशी होती है कि मेरे लड़के के इतने नंबर आ गए। हम भी मान लीजिए बच्चों का बैनर में फोटो लगा देते हैं, लेकिन मैं पूरे बैच में कहता हूँ कि ये बैनर में लगी फोटो वगैरह ये कुछ दिन की खुशी होती है। आपकी मेहनत, आपकी योग्यता ही आपको आगे लेके जाएगी जी। सब्जेक्ट में अगर आप होशियार हैं, अच्छे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके बोर्ड में नंबर अच्छे नहीं आए तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने सर एक से एक स्टूडेंट मैंने देखे जी, जिनके फिजिक्स में 60 नंबर 65 नंबर है जी, और कुछ हैं जो 85-90 लिए हैं, लेकिन 60-65 वाला आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, 80-85 वाला बैठा है जी। सर अब बात आएगी, क्या आपने कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया? कभी नहीं सर। क्यों? मुझे मतलब कोचिंग पढ़ाना इतनी पसंद है सर, मुझे ऐसा लगता है टीचिंग मेरे खून में है। अगर आप जैसे मेरे बारे में पता करें जी, मेरे पापा जी होम ट्यूशन पढ़ाते थे जी। मेरे पापा जी के जो पापा जी थे वो 4 भाई थे, चारों सरकारी टीचर, उनके पिताजी भी सरकारी टीचर, मतलब आनुवांशिक लक्षण। हाँ, और हम तीनों भाई भी जी टीचर ही है, बस दोनों गवर्नमेंट जॉब में है और मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग मेरे खून में है। तो क्या अपने आप में सेटिस्फाई है कि आपके 2 भाई गवर्नमेंट टीचर हैं, आप प्राइवेट हैं? कभी ये फीलिंग हुई है मैं भी सरकारी टीचर होता, मैं भी वो चीजें होती? यार सर सही बताएं सर जी, अभी तक तो नहीं लगा जी। आप बार बार पूछेंगे तो शायद मुझे लगने लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने प्रोफेशन में बहुत परफेक्ट हूँ और खुश भी हूँ जी। अब सर बात आती, बांदा शहर में बहुत से टीचर हैं, फिजिक्स के बहुत से सब्जेक्ट हैं, आप ही क्यों, आपको ही लड़का क्यों चुनता है? क्या खास बनाता है आपको ऐसा? सर जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस बात का जवाब मैं नहीं, इस बात का जवाब मुझसे पढ़ा हुआ स्टूडेंट ज्यादा अच्छा दे सकता है कि वो केवल 2 या 3 दिन मेरी क्लास में बैठ जाए जी, पढ़ ले जी, और मैं जो पढ़ाऊँ ईमानदारी से देखता रहे, तो मेरे ख्याल से कि उसकी पहली चॉइस मैं ही बनूंगा हमेशा। ये केवल पढ़ाने की कला है और कुछ नहीं। बिल्कुल सर, आप ही कोचिंग में कभी आएंगे तो बच्चों से जरूर मिलेंगे। बिल्कुल सर, कोई भी मेरा फीडबैक लीजिए, स्टूडेंट मेरे यहाँ 2 या 3 दिन पढ़ ले, फिर उससे पूछिए बताओ कैसा पढ़ाया सर ने, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी नेगेटिव पॉइंट बोल सकता है। कभी सर आपने ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास किया? क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, हर टीचर ऑनलाइन में आना चाहता है। कभी ऑनलाइन का प्रयास किया? सर जी, ऑनलाइन का मुझे ऐसा लगता है कि लड़का जी स्टूडेंट लाइफ में ये सोशल मीडिया से जितना दूर रहे जी उतना ही अच्छा है जी। मुझे नहीं लगता मैं ऑनलाइन में आने का कभी मन हुआ मेरा जी। मैं अपने स्टूडेंट के साथ आई कांटेक्ट में हूँ, मुझे उसमें ज़्यादा मजा आती है कि हम सामने से बात कर सके जी। मैं उसके गले में हाथ डाल के उससे पूछ सकूँ कि बेटा प्रॉब्लम क्या है ये बता जी। आप फोन में ऐसा नहीं कर सकते। मतलब आपका क्या कहना, मतलब ऑफलाइन ही ज़्यादा बेहतर है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है ऑफलाइन पढ़ाना ही ज़्यादा बेटर है। अपने स्टूडेंटों को क्या सलाह देते हैं कि मतलब ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर रहेगा? जैसे 2 ऑप्शन आपके पास हैं कि ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में तो टाइम भी बर्बाद होता है सर। बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा तो अपने घर में पढ़ेगा बैठ के। सर मैं सही बताऊं जी, जब तक आपके टीचर से आई कांटेक्ट, बॉडी कांटेक्ट जी जी इस तरह नहीं होगा तो आप सब्जेक्ट में मतलब वो चीज़ नहीं आ पाएगी जी। फोन से आप देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कोई फिल्म चल रही है।
जब मन चला आपने स्टॉप कर दिया, वो अपना कोई दूसरा काम कर दिया, तो ऐसे नहीं हो पाता सर। लेकिन ऑफलाइन में आप बैठे हो तो आपको 1 घंटे यहाँ देखना ही है, आपको पूरा फोकस करना ही है जी। क्योंकि यहाँ पे वीडियो स्टॉप नहीं हो सकता बीच में, यहाँ तो चलेगा 1 घंटा पूरा चलेगा। सर बात आती है कि आप एक छोटे लेवल से जी जी एक बांदा में एक ब्रांड नाम आपका चलने लगा, कितनी संघर्ष रहा, कितना मेहनत रहा, कितना चीजें सब, ये कैसे पहुंच पाए इतनी? सर जी मैं सही बताऊं जी, किसी भी टीचर की सबसे बड़ी ताकत उसके स्टूडेंट होते हैं। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा मानना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा और सारे अपने स्टूडेंटों को दिल से थैंक्स बोलूँगा, उन्होंने बहुत 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 सपोर्ट किया मेरा जी, बहुत ही ज़्यादा। उनका ही है जो भी कुछ आज मेरा नाम है वो उन्हीं की वजह से है। मैं अंकित दीक्षित बना अपने स्टूडेंटों के दम पे जी, तो उनको मैं दिल से थैंक्स बोलूँगा, उनका बहुत बड़ा योगदान है जी। जी आपकी कोचिंग की स्टार्टिंग कैसी हुई? क्योंकि जब भी स्टार्टिंग कोई होती है जीरो से होती है, तो आपकी कैसी हुई? क्या हाई लेवल से हुई या फिर जीरो से? नहीं सर जी, कैसे हुई? जीरो से ही शुरुआत हुई जी। मेरा इंटर 2007 का जी, बीपीएमपी उमर इंटर कॉलेज है बांदा में, वहाँ पढ़ता था मैं जी। 2007 में इंटर में जब पढ़ रहा था तो मेरे मोहल्ले के जो छोटे बच्चे थे जी, कक्षा 9 के 10 के जी, तो ये क्वेश्चन पूछने आ जाते थे जी आपसे। हाँ जी। अब ये था कि थोड़ा सा होशियार बच्चों में गिनती होती थी हमारी, बिल्कुल, तो मोहल्ले के बच्चे आ जाते थे, तो मैं उनको पढ़ाता था अपने तरीके से, मैं सवाल समझाता था और उन्हें मेरा ये समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगता था जी। धीरे धीरे फिर वो लोग अपने दोस्तों को लेवा के आने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सर जी आप मोनू भैया कहते थे मुझे, आप बढ़िया पढ़ाते हैं जी। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं आप ना हो तो कोचिंग खोल लीजिए जी। मैंने कहा ठीक। तो मोहल्ले के ही 8-10 बच्चे हो गए, मैं रजिस्टर में पढ़ाया करता जी। फिर उसके बाद जो है मैं घर से निकल के आया मेन रोड में जी, वहाँ पे मैंने एक कमरा लिया 700 रुपए का, पहला कमरा 700 रुपए लिया था मैंने, उसमें 30 बच्चे से 35 बच्चे बैठ जाते थे। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, बच्चों ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, वो कमरा भर गया जी, कमरा छोटा पड़ने लगा। फिर मैंने और बड़ा कमरा लिया और मुझे अच्छे से याद है 2011 की 700 रुपए के कमरे से मैंने स्टार्टिंग 2011 में जब कमरा लिया था, पढ़ाना 2009 से शुरू किया था, 2011 में मेन जगह आ गया था। फिर उसके बाद 2014 आया तो वहाँ तक आते आते कमरा काफ़ी छोटा होने लगा, तो मैंने उससे बड़ा हॉल लिया जी। और उसके बाद 2014 के बाद मुझे लग रहा है कि मेरा ग्राफ बढ़ता ही चला गया जी। फिर उसके बाद मुझे लगा यार अब ये कमरा भी छोटा पड़ रहा है, और बच्चों ने कहा कि सर जी यहाँ नहीं, आप मेन मार्केट चलिए, जो बांदा का मेन मार्केट कोचिंग का माना जाता है, डीएम कॉलोनी है सिविल लाइन जी। तो उन्होंने कहा आप वहाँ चलिए। फिर वहाँ मैंने हॉल लिया। एक सेकंड में नहीं हो जाएगा, आपने कर दी वो सब। उसके बाद कहा था बोलना था, काट लेती उतने कर ले, रोक ले तो ठीक है, आप करिए वहीं से। तो सर कटरा एक मोहल्ला है जी, वहाँ पे मैं पढ़ाता था 2014-15 में जी। मैं लगभग वहाँ पे नंबर 1 पे आ गया, बच्चों की पहली चॉइस बन गया जी। फिर उन्हीं बच्चों ने कहा कि सर जी यहाँ तो हो गया जी, आपको कोई नहीं टच कर रहा, अब आप मेन मार्केट चलिए। मैंने कहा भैया मेन मार्केट कहाँ चलेगा? डीएम कॉलोनी चलिए। वो डीएम कॉलोनी है जो बांदा का काका देव माना जाता है। बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कानपुर से तुलना होगी काका देव की। डीएम कॉलोनी मेन हब है कोचिंग जी। अगर बांदा में लड़का एंट्री करता है तो पहली चॉइस कोचिंग की डीएम कॉलोनी होती है। 15-16 के बाद मैंने 2 घंटे मतलब 2 बैच डीएम कॉलोनी में पढ़ाना शुरू किए, और वहाँ बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। तो मैं धीरे धीरे यहाँ के बैच कम करके डीएम कॉलोनी में बैच शिफ्ट करता चला गया जी। और 2020-21 कोरोना के बाद मैं पूर्णतः डीएम कॉलोनी में शिफ्ट हो गया जी। तो अभी आपकी लोकेशन कहाँ है अभी वर्तमान में है कोचिंग की? देखिए बस स्टैंड है, बांदा का बस स्टैंड, वहाँ पे फेमस डॉक्टर है डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी। अभी उनका बड़ा अस्पताल बना। हाँ बस उसी अस्पताल के बगल से रास्ता बनी है जी, वो कोचिंग हब है जी। तो आप वहाँ पे आइए, आप देखिए जी। अब सर बात आती है, लोग कहते हैं आजकल की कोचिंग बिजनेस बन गई है, टीचर भी बिजनेस की तरह धंधा की तरह पढ़ाने लगे हैं, फीस बच्चे से ली कोई मतलब नहीं है, भीड़ दिखाई। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत भीड़ तो आप पढ़ा लेते हैं, एक टीचर 100-200 एक बार में कैसे पढ़ा लेता है सर? इसको कोचिंग नाम दिया जाए या बिजनेस नाम दिया जाए, बताएं सर। नहीं सही है जी। देखिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बिल्कुल, कुछ लोग वाकई में कोचिंग को धंधा बना चुके हैं जी। और देखिएगा ये लाइन मैं अपने बैच में ही बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि बेटा कोचिंग मेरे लिए बिजनेस नहीं है जी, मेरे लिए तुम लोग मेन हो जी। तुम मेरे यहाँ पढ़ने आए हो, कुछ सीखने आए हो,
तो तुम फीस की टेंशन छोड़ो, पहले तुम सब्जेक्ट देख के चलो। पढ़ाई में कोई दिक्कत हो कुछ हो तो बताना, बाकी मैं फीस को सेकेंडरी थर्ड नंबर पे देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लड़का कुछ उम्मीद लगा के आया है, बेचारा कई लड़का गांव से यहाँ आया है और फाइनेंशियली कमजोर होता है, तो ऐसा नहीं है, मैं हेल्प भी कर देता हूँ। उन्होंने कहा सर फीस कम, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुझे समझ में आना चाहिए तो लाइफ में आगे जा। पैसा ऐसा तो ठीक है, ये सब होता रहेगा, मैं चाहता हूँ कि लड़का मुझे दिल से चाहे, माने। अब सर बात आती है कि आपसे, आपने जैसा कहा कि कई लोग हमसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि कई घर के जो चिराग होते हैं वो आपसे जुड़े होते हैं। हर माँ बाप का सपना भी होता है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को एक लेवल तक ले जाएंगे। तो आप कितने अपनी तरफ से एफर्ट लगाते हैं? कोई जैसे बच्चों का डाउट हुआ, पर्सनल डाउट हुआ, क्या पर्सनल चीज़ें पूछ सकते हैं? ये चीज़ें बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि भैया बैच में कई लड़का होता है संकोच करता है, लड़कियां हैं लड़के नहीं बोल रहा, मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे बोलता हूँ कि भैया आप पर्सनली मुझसे पूछिए, आप रजिस्टर पेन लेके आ जाइए, जब भी मुझे फ्री पाइए खूब पूछिए, एक नहीं 10 बार पूछिए, लेकिन बस संतुष्ट हो जाइए। माँ बाप जो तुमसे उम्मीद लगाए हैं उन पे खरे उतरो। मुझसे फ़ोन में और इसमें व्हाट्सएप में अक्सर बच्चे क्वेश्चन भेजते रहते हैं। अभी जैसे मान लीजिए एग्जाम आ रहे हैं तो अभी भी अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो जितना हो सकता है मैं सोल्यूशन भेजता हूँ, या लगता है कि इस तरह समझ में ना आएगा तो बुला लेता हूँ अपने पास, भैया कोचिंग आ जाओ। अब सर बात आई, एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, 18 तारीख से एग्ज़ाम भी स्टार्ट है, तो उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बहुत वीक हैं, बहुत कमज़ोर हैं, जो वास्तव में पढ़ाई से डरते हैं, जिनने साल भर पढ़ाई नहीं की है? क्या कोई आपके पास ऐसा शॉर्ट तरीका है कि वो पास हो जाएं? उनको कोई ऐसा मंत्र दे दें? अरे सर, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता सर, कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर कोई कहे कि बस 3 घंटे में मैं ये कर दूंगा, 3 घंटे में हिमालय चढ़ लूंगा, कुछ नहीं सर। सफलता संघर्ष मांगती है, आपको लगातार प्रतिदिन मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट मतलब मुझे इस शब्द से बड़ी नफरत है, शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सफलता का शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, प्रत्येक दिन अपने आप से लड़ना पड़ेगा कि नहीं मुझे आज ये करना है, मुझे आज इतना तैयार करना है, इतना सिलेबस पढ़ना ही पढ़ना है। अरे सर कुछ नहीं, मैं सही बताऊं, लड़का ईमानदारी से प्रतिदिन 2 या 3 क्वेश्चन का एक वो बना दे शेड्यूल कि करना ही करना है, और पूरे साल फॉलो करे सर, ज़्यादा नहीं 2 या 3 क्वेश्चन कि प्रत्येक दिन मुझे पढ़ना है, बड़े आराम से। पता नहीं सर लोग बोर्ड पेपर, मैं तो सही बताता हूँ, बोलता भी हूँ बैच में कि यूपी बोर्ड में फिजिक्स में नंबर लाना मतलब गुड़िया के बाल चबाने जितना आसान होता है बच्चे, बिल्कुल आसान है। बस ये है कि आपको डिसिप्लिन में और रेगुलरिटी फॉलो करनी पड़ेगी लगातार। ये नहीं कि आपने एक हफ्ते कुछ नहीं और एक हफ्ते में किसी दिन पिताजी ने डांट दिया, माताजी ने डांट दिया, लड़का जोश में आ गया, पढ़ने लगा, बस बंद कर दिया कमरा, बिल्कुल आज सब कुछ पढ़ डालूंगा। एक दिन 6-7 घंटे उसने पढ़ लिया और फिर 10-15 दिन की फुर्सत, तो 6-7 घंटे का कोई मतलब नहीं भैया। आप 15 मिनट पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, डेली पढ़ो, हाँ रेगुलर। अब सर बात आएगी, आपके कौन है आइडियल टीचर, कौन है जिनसे आप प्रेरित होते हैं, जिनसे आप इतनी ऊर्जावान रहते हैं, कौन है आपके आइडियल? सर जी मेरे आइडियल क्या, मुझे ऐसा लगता है कि बांदा कोचिंग की धरती का वो बंदा सबका आइडियल रहा होगा, उसका नाम है मिस्टर योगेश द्विवेदी, बाबा जी कहते हैं उन्हें। मैंने खुद उन्हीं से पढ़ा है फिजिक्स, नहीं मैथ जी, लेकिन मैं टीचिंग का आइडियल उन्हीं को मानता हूँ जी। उनके पढ़ाने का तरीका या उनको देख के लगा था कि नहीं यार जी, पढ़ाई हो तो ऐसी हो, पढ़ाने का तरीका है। और वाकई में बांदा शहर को, पूरे शहर को कोचिंग पढ़ाना उन्हीं ने सिखाया जी। मुझे लगता है सब लोग उन्हीं को फॉलो करते थे, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे क्या पूरे बांदा के आइडियल होंगे। अब लोग मुंह पे ना बोले अलग बात है, एक्सेप्ट ना करें, लेकिन वो हैं। सर अब बात आती है परीक्षाओं के बहुत नज़दीक हैं और कार्यक्रम आता है, मोदी जी लेके आते हैं परीक्षा पे चर्चा। सही। तो सर आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या एक दिन की चर्चा से कुछ हो सकता है? देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं वो, पहली बात तो उन्हें धन्यवाद जी, क्योंकि कम से कम वो अपना टाइम निकाल के चर्चा कर तो रहे हैं जी। देखिए एक दिन की चर्चा में वो तो अपना काम करके चले गए, लेकिन अब स्टूडेंट को और सबसे मेन भाई साहब गार्जियन को जी, उन्हें बराबर चर्चा करनी पड़ेगी जी। मोदी जी ने अपना काम किया, बिल्कुल सही किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद उन्हें, लेकिन एक दिन की चर्चा में नहीं कुछ होगा जी। स्टूडेंटों को आपस में चर्चा करनी पड़ेगी, उनके गार्जियनों को चर्चा करनी पड़ेगी, और टीचर को सबसे मेन जी लगातार। और दूसरी चीज ये भी है कि लगातार जो प्रतिदिन चर्चा करता रहे, पढ़ता रहे, लगा रहे, वो निकल जाएगा।
एक दिन की चर्चा में मोदी जी का बिल्कुल सही है, उन्होंने बिल्कुल सही काम किया, तो कम से कम वो चर्चा कर तो रहे हैं। हाँ, स्टूडेंटों को सोच तो रहे हैं। हाँ, स्टूडेंटों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट को चाहिए कि वो पढ़े, प्रतिदिन चर्चा करे। और सबसे मेन गार्जियन, देखिए लड़का हमारे पास 1 घंटे के लिए आ गया, हमने अपना काम कर दिया जी। अब वो जो भी कम से कम 15 घंटे तो घर में रह ही रहा है, तो गार्जियन को सबसे मेन मैं कहूंगा कि गार्जियन उसको बराबर वॉच करना है अपने लड़के को कि ये क्या कर रहा है। अगर ये फोन चला रहा है तो पढ़ाई के बहाने फोन में कुछ और तो नहीं देख रहा है। तो अगर गार्जियन सचेत है, एक्टिव है, तो लड़का आगे निकल जाएगा। अब सर बात आती है, आजकल का गार्जियन जो होता है बच्चा को फीस दे देता है, आपने अभी जैसे बात की, फिर वो टीचर से कभी मिलने नहीं आता। क्या आपसे कोई गार्जियंस ऐसे आते हैं जो अपने बच्चे को बार बार आपसे पूछें कि हमारा बच्चा पढ़ने में कैसा है? कभी आप हुआ है सर आपसे? देखिए सर, जैसे बांदा में है जी, तो मोस्टली लड़का यूपी बोर्ड का आज की डेट में गांव से आता है बांदा पढ़ने, तो अब उनके गार्जियन तो नहीं आ सकते जी अपने काम धंधा छोड़ के, लेकिन जो लोकल के हैं जी, तो मैंने देखा कि कुछ गार्जियन बहुत एक्टिव हैं जी। वो हर 15 दिन 20 दिन में आते हैं, बच्चे के बारे में पूछते हैं, तो लगता है कि नहीं चलो हम सही बताएं सर जी। मैं बार बार कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि गार्जियन का बहुत बहुत अहम रोल है जी, कि वो अपने बच्चे के लिए कितना एक्टिव है जी। वो अगर बराबर अपने बच्चे को वॉच कर रहा है, गलत चीज में रोक रहा है, टोक रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब सर बात आती है सोशल मीडिया की आती है, आप क्या बच्चों को सजेशन देंगे? क्योंकि आजकल का बच्चा सोशल मीडिया में इतना ज्यादा घुस गया है, उसके पास किताब हो या ना हो, हाथ में मोबाइल होगा, लड़कियों के हाथ में मोबाइल होगा। आप सोशल मीडिया से कितना बच्चों को बचाएंगे, कैसे? बहुत 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 बड़ा वायरस है सोशल मीडिया, मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा वायरस जी। लड़का अपने माँ बाप से मैं ऑनलाइन पढ़ूंगा, ऑनलाइन पढ़ने के बहाने वो पता चला इंस्टाग्राम चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, स्नैपचैट चला रहा है, और गार्जियन को लग रहा है कि हमारा लड़का ऑनलाइन पढ़ रहा है। भाई साहब 5-5, 6-6 घंटे लड़का किताब के सामने आधे घंटे बैठेगा, उसको नींद आ जाएगी। 5-5, 6-6 घंटे ऑनलाइन क्लास के बहाने लड़का फोन पे चल रहा है और जाने क्या क्या देख रहा है। तो इससे कुछ नहीं, आपको जो है फोन से ज्यादा किताबों से प्यार करना पड़ेगा जी। मुझे ऐसा लगता है किताबें ज्यादा बेस्ट सिखा देंगी आपको अपेक्षा फोन की जी। अब सर मस्त कहावत भी है, तो कहावत कहा जाए या सच्चाई? कहते हैं लड़कियों का दिमाग मैथ और फिजिक्स में कम चलता है, आपका क्या मानना है? अरे नहीं सर, हमारे देश की लड़कियां जी बहुत काबिल है, बहुत होशियार हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं। ये कहावत पूर्णतः गलत है जी। लड़कियों का दिमाग खूब तेज चलता है, खूब चलता है, और मैथ फिजिक्स सब में। मेरे यहाँ बहुत सी लड़कियां हैं जो अच्छी स्टूडेंट हैं, अच्छे नंबर लाती हैं, तो मैं इस कहावत को मैं तो नहीं मानता। अगर लड़के का दिमाग चलता है तो उतना लड़कियों का भी दिमाग चलता है, ऐसा नहीं, दोनों बराबर। अब सर जैसे कोई कमजोर बच्चा होता है तो उसको आप कैसे मोटिवेट करते हैं? सर कमजोर बच्चा क्या बच्चा कमजोर होता है, उसकी मानसिक दशा कमजोर होती है? बस पॉइंट पकड़ा आपने, बिल्कुल सही है। लड़का कोई भी होशियार और कमजोर नहीं होता, वो यहाँ से हारे रहता है। वो खुद को एक्सेप्ट कर लेता है कि अरे यार मैं तो पढ़ने में होशियार नहीं हूँ, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप यहाँ से स्ट्रांग रहो। मैं ये लाइन अक्सर क्लास में बोलता हूँ कि बेटा अपने आप को कभी किसी से कमजोर मत समझो। कोई होशियार और टॉपर पैदा नहीं होते, सब यहीं बनते हैं। तो आप केवल यहाँ से स्ट्रांग रहिए कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, तो आप जरूर कर लोगे। सर अब बात आती है जी, आपकी कोचिंग का स्कोर कार्ड कैसा रहता है? क्योंकि बच्चे जो आजकल आते हैं तो स्कोर कार्ड देख के ही आते हैं, तो आपका कोचिंग का स्कोर कार्ड कैसा रहा? देखिए सर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि मैं नंबरों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता। लड़के के आगे अच्छी बात है, नहीं आए अच्छी बात है, नंबरों के पीछे ज्यादा भागना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बांदा के कोचिंग इतिहास में रिकॉर्ड बना चुका हूँ। 99 नंबर फिजिक्स में लाना, मतलब लोगों का सपना वो सच हो चुका है। मेरे यहाँ से 2 बार 99 नंबर आ चुके हैं, एक 2013 में और एक 2022 में जी। मतलब 99 नंबर भी? 99 नंबर फिजिक्स। क्या सर फिजिक्स? एक बार तो ऐसा भी हुआ था, अभी 2-3 साल पहले की बात है, कि मेरी कोचिंग में 97 की झड़ी लग गई थी। कम से कम 15 लोगों के 97 नंबर जी। 15 लोगों के 97 नंबर एक ही साल में? एक ही साल में सर। मैं कभी 100 में 100 आ सकते हैं सर? कभी आपका सपना रहा है? अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा कोचिंग इतिहास का, कोचिंग कैरियर का सबसे बड़ा सपना है कि एक बार लाइफ में, एक बार 100 में 100 आ जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जिस लड़के ने 100 में 100 ले आया तो मैं उसे कंधे में जरूर बैठाऊंगा अपने।
मतलब हर टीचर का सपना होता है कि मैं तो जहाँ भी हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, और रास्ता और टीचर एक जैसे हैं जी, बिल्कुल खुद तो वहीं रहते हैं, लेकिन जो उनसे जुड़ता है या उसमें चलता है उसको मंजिल तक पहुँचा देते हैं। बिल्कुल सही। तो ये रहे हमारे साथ मिस्टर अंकित दीक्षित जी रहे, जिन्होंने बहुत शानदार अपना बच्चों को मोटिवेट किया, परीक्षा में चर्चा भी हुई। सर का जो लास्ट में सवाल रहे, जवाब रहे, बहुत शानदार रहे। आपको सर का पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें, और सर से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सर ने जो मुझे लगा, सर की कोचिंग में देखा, मैंने जाना, सर का जो चीज़ें लगी, सर एक टीचर तो बहुत बेहतरीन है, कोई डाउट नहीं है, जो इंसान है वो भी बहुत बेहतरीन है। सर इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, इसके लिए मैं अपने चैनल की तरफ से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।